हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। इंडियन ग्रुप के यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, जैसा कि आपके एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हुआ, कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ, उसके लिए हमारे इंडियन ग्रुप के यूट्यूब चैनल पे लगातार स्पेशल क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। तो आज जो है जीके के स्पेशल क्वेश्चन आपके लिए लाए गए हैं। तो जीके के स्पेशल क्वेश्चन में जैसे मैं आपको कुछ कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ। जैसे नोटा, नोटा क्या होता है? आप लोग नोटा का नाम सुने ही होंगे। भारतीय निर्वाचन आयोग ने नोटा का प्रयोग विधानसभा चुनाव 2013 में सबसे पहले किया था। तो उससे संबंधित आपके लिए एक स्पेशल क्वेश्चन बन गया था कि अभी तक नोटा का प्रयोग किस चुनाव में नहीं हुआ है। तो नोटा का प्रयोग अभी तक राज्यसभा के चुनाव में नहीं हुआ है, केवल अभी तक लोकसभा के चुनाव में ही नोटा का प्रयोग हुआ है। तो इसी टाइप के जितने भी अच्छे अच्छे सिलेक्टेड क्वेश्चन है और आपके परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछने की संभावना है, उसको हम एकत्रित करके आपके सामने लाए हैं। आप लोग प्लीज़ वीडियो को देखिए और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आइए क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। किस चुनाव के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नोटा का प्रयोग नहीं किए जाने का आदेश सुनाया है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आगामी एग्जाम के लिए भी, और वैसे भी आपको सामान्य जानकारी में इतना तो जनरल नॉलेज में आपको भी पता होना चाहिए नोटा होता क्या है। देखिए, जो बेसिकली नोटा है, ये आपका जो दिसंबर 2013 के दिसंबर 2013 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, सबसे पहले ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में सबसे पहले नोटा का यूज किया गया। नोटा वैसे होता क्या है? नन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। एक स्पेशल बटन का यूज किया गया जिसका नाम नोटा रखा गया। तो इस बार के चुनाव में बहुत से लोगों ने नोटा का यूज किया। और नोटा का, और आपसे आयोग का क्वेश्चन क्या था? आयोग ने आपसे सिर्फ इतना जानने की कोशिश किया कि किस चुनाव के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नोटा का प्रयोग नहीं किए जाने का आदेश सुनाया है। तो वो कौन से चुनाव है? वो राज्यसभा चुनाव है। राज्यसभा, राज्यसभा के चुनाव में नोटा का प्रयोग नहीं होता है। और नोटा का यूज जो होता है वो लोकसभा के चुनाव में होता है। लोकसभा के चुनाव हुआ, विधानसभा के चुनाव हुआ, उसमें नोटा का यूज होता है। देखिए, पहले के जब तक नोटा नहीं था तो कुछ लोगों को वोट देने का अगर मन नहीं हुआ करता था तो वो जाते ही नहीं थे। तो ये हमारा जो भारतीय निर्वाचन आयोग है, ऐसे डाउट को क्लियर करने के लिए एक स्पेशल बटन का यूज किया ताकि आपको हर हाल में अपना वोट देना ही है। अगर आपको कोई प्रत्याशी या कोई उम्मीदवार न पसंद में आए तो आप नोटा का यूज कीजिए। नोटा इनमें से कोई नहीं, उस बटन का अर्थ ही होता है इनमें से कोई नहीं। और जो अभी भी कोई भी एग्जाम हुआ, इसमें आपकी जैसे रेलवे एग्जाम हुआ, उसमें ये भी पूछ सकता है कि जो नोटा का बटन होता है वो किस कलर का होता है। तो वो गुलाबी रंग का होता है। नोटा का बटन आप लोग ध्यान दिए होंगे तो गुलाबी रंग का होता है। तो ये नोटा से स्पेशल क्वेश्चन है। नोटा का फुल फॉर्म देख लीजिए, नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। और इसका प्रयोग अभी तक राज्यसभा चुनाव में नहीं हुआ है। अब बात राज्यसभा की आ गई तो राज्यसभा के बारे में जान लीजिए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम जो उम्र सीमा रखी गई है वो 30 वर्ष रखी गई है। राज्यसभा की बात आ गई। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम जो उम्र सीमा है वो 30 वर्ष होनी चाहिए। और राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है। इनका कार्यकाल क्या होता है? 6 वर्ष। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष का होता है। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अगर आपको भारत का प्रधानमंत्री बनना हो तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए। तो भारत का जो प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 25 वर्ष है। वो इसलिए है क्योंकि जो भी प्रधानमंत्री बनते हैं वो बहुमत दल के नेता होते हैं। और बहुमत
हासिल करने के बाद आप सांसद में जब पहुंचते हैं तो सांसद का चुनाव लड़ने के लिए आपकी उम्र सीमा 25 रखी गई है। तो इसलिए 25 वर्ष के लोग ही वहां तक पहुंच जाते हैं। तो इसीलिए प्रधानमंत्री की उम्र सीमा जो है 25 वर्ष रखी गई है। और राज्यपाल बनने की उम्र सीमा क्या है, 30 वर्ष है। तो ऐसे एग्जाम में कभी कभी आपसे एज को भी लेकर क्वेश्चन पूछ लेता है कि पंचायत का चुनाव जो होता है, ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, तो उसके लिए 21 वर्ष मापा गया है। तो ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन आप देखते चलिए। और विधायक बनने के लिए आपकी उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। आप विधानसभा लोकसभा के 25 वर्ष का मापक दिया गया है, और जबकि राज्यसभा के लिए 30 वर्ष का दिया गया है। और आपके ग्राम पंचायत हुए, जैसे ग्राम प्रधान हुए, और एक होता है बीडीसी हुआ, इन सब के लिए आपकी उम्र सीमा 21 वर्ष होनी चाहिए। तो ये छोटे छोटे टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में आपको काफ़ी बेनिफिट देते हैं। अगर आप छोटी छोटी जानकारियों को इकट्ठा किए हैं तो आज नहीं तो कल आपको एग्जाम में बहुत बेनिफिट देगा। तो इस क्वेश्चन से आपको क्या साफ निकल के आया कि जो नोटा है, नोटा का यूज अभी तक राज्यसभा चुनाव में नहीं किया गया है, लोकसभा एवं विधानसभा के चुनाव में यूज किया गया है। वो क्यों किया गया है, ताकि हर जो भारत का नागरिक है जिसकी उम्र सीमा 18 वर्ष हो चुकी है, वो किसी भी हाल में अपना वोट देने जाए, अगर उनको उनके क्षेत्र में उनके जैसा प्रत्याशी अगर नहीं दिख रहा है तो वो नोटा का यूज करें। अगर जिस क्षेत्र में नोटा का यूज 50% से ज़्यादा हो गया तो ये माना जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि वहाँ के लोगों द्वारा वहाँ के प्रत्याशियों में कुछ कमी दिखाई दी है, तो उसके लिए कुछ एक्शन भी हो सकता है। इसलिए आप लोग अपने वोट का यूज करिएगा। तो बहुत से लोग होंगे जो हमारे युवा साथी होंगे, वो नोटा का यूज कर भी चुके होंगे, और नोटा का यूज करना अच्छी बात है। अगर सबसे बेस्ट देखा जाए तो मतदान करते समय सबसे अच्छे प्रत्याशी के रूप में तो नोटा ही माना जाएगा, क्योंकि नोटा जो यूज करता है उसको ये कहीं ना कहीं पता होता है कि अपने बारे में और अपने क्षेत्र के बारे में हमको किस तरह से चुनाव में अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करना है। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो में बने रहिए, और भी अच्छे क्वेश्चन आपके सामने लाए जा रहे हैं। आप लोग प्लीज़ वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में कुल जैव भौगोलिक क्षेत्रों की संख्या कितनी है? कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, भारत में कुल जैव भौगोलिक क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो भारत में कुल जैव भौगोलिक क्षेत्रों की संख्या 25 है। भारत में कुल जैव भौगोलिक क्षेत्रों की संख्या 25 है। भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? देखिए, भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? तो हमारे यहाँ अभी तक कुल 12 राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या है। कुल कितनी है? 12। कुल 12 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। राष्ट्रमंडल में कुल कितने देश शामिल हैं? तो राष्ट्रमंडल में कुल 53 देश शामिल हैं। कितने? 53। कुल 53 देश हमारे राष्ट्रमंडल में शामिल हैं। अल्जाइमर रोग निदान हेतु GV971 दवा किस देश द्वारा विकसित की गई है? तो देखिए, अभी हाल ही में अल्जाइमर रोग निदान हेतु GV971 दवा किस देश द्वारा विकसित की गई है? तो कौन सा देश है? वो बहुत ही चर्चा में इस समय चल रहा है वो देश। आपका जो कोरोना वायरस है वहीं से शुरू हुआ था, और अभी जो लड़ाई चल रही है तो वो तो हो ही रहा है। तो इसने ही इस दवा का विकसित किया था। कौन सा है? चीन। तो किस देश द्वारा विकसित की गई है? चीन द्वारा। तो देखिए, चाइना में सब कुछ तेजी से होता है, कोई भी काम हुआ बहुत तेजी से होता है। और कुछ लोग हैं, अब देखिए जैसे चाइना और भारत का जब से युद्ध छिड़ा है तो कुछ लोगों का कहना है कि चाइनीज सामान को बंद कर दो,
तो वो आपके या हमारे कहने से या फेसबुक या व्हाट्सएप पे 4 लाइन लिखने से थोड़ी ना कुछ होगा। उसके लिए आपको भी ये योजनाबद्ध तरीके से रहना चाहिए, और उनको भी। अगर हमारी जो भारत सरकार के जो भी आयात निर्यात जो भी वो है, अगर उसको कंट्रोल कर लिया जाए तो हमें और आपको लिखने और बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हमारा और आपका जो भी काम है वो भी अच्छा है कि हम लोग सोशल नेटवर्किंग के जरिए अपनी सूचना को दूसरे तक पहुंचाते हैं। लेकिन जहां तक मैं और हमारे इंडियन ग्रुप के माध्यम से हम लोग आप लोगों से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि जो चाइनीज़ जितने भी सामान हैं, अगर हम और आप उसका यूज नहीं करेंगे तो हमें और आपको ही दिक्कत होगी आगे। क्योंकि जितना चीज़ों को हम लोग यूज करते हैं उतना कहीं ना कहीं हमको बेनिफिट मिलता है, और किसी भी देश के लिए किसी भी आयात निर्यात पे जो भी खर्च होता है वो उसके लिए ही फायदेमंद होता है। तो आप लड़ाई जो है उसको लड़ाई की जगह रहने दीजिए, और जितने भी आयात निर्यात पे जो चीज़ें चल रही हैं उसको हमारे देश को सोचने दीजिए, और जैसा हमारा देश सोचेगा वैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। और आपके ट्यूशन के जरिए देखिए, अल्जाइमर रोग निदान हेतु GB971 किस देश द्वारा विकसित किया गया, और चीन द्वारा किया गया। तो चीन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन पढ़ते चलिए। चीन कोई भी एग्जाम होगा तो आयोग के पूरे दिमाग में चीन है, और चीन से क्वेश्चन आना अनिवार्य है। तो आप लोग चाइना से संबंधित सारी चीज़ों को पढ़िए, उनसे क्या चीज़ आयात किया जा रहा है, उनको क्या चीज़ निर्यात किया जा रहा है, और उनके और हमारे बीच कैसा संबंध है, किस किस समझौते पे उनसे और हमारे बीच वार्तालाप हुई है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, काका कालेलकर आयोग का संबंध किससे है? तो देखिए, जो काका कालेलकर आयोग का संबंध है वो किससे है? तो वो पिछड़ा वर्ग आयोग से है। किससे है? पिछड़ा वर्ग आयोग। तो काका कालेलकर आयोग का संबंध किससे है? तो पिछड़ा वर्ग आयोग से है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको सिलेक्टेड चीजें इसीलिए दिया जा रहा है कि आप लोग अपना 10-15 मिनट जो भी हो खराब करके अगर एक बार पढ़ लेंगे, अगर एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपको मिल गया तो उसका बेनिफिट आप तब समझेंगे। आइए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की पहली डिजिटल करेंसी बिटकॉइन की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो 2009 में हुई थी। कब हुई थी? 2009। विश्व सुनामी दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को। 5 नवंबर इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, इसलिए आपको बताया जा रहा है। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 5 नवंबर। और विश्व पोलियो दिवस, विश्व पोलियो दिवस, विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर। विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर। विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर। और विश्व अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। 8 मार्च। और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर। देखिए, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। ये परीक्षा में पूछने की पूरी संभावना है कि विश्व सुनामी जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 5 नवंबर को। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को। विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर। इसका
ये तो इम्पोर्टेंस था, लेकिन आप लोग जितने भी दिवस हैं खास तौर पे विश्व के लेकर कि विश्व अब परीक्षा में ऐसे दिवस नहीं पूछ रहा है कि भारत का जो भी दिवस है, अब परीक्षा में अंतरराष्ट्रीय लेवल का दिवस पूछ रहा है। तो अंतरराष्ट्रीय जैसे विश्व योगा दिवस और अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मतलब कि पूरी चीजें आपको विश्व लेवल के दिवस पूछ रहा है। और पहले क्या होता था, आपसे वायुसेना दिवस, थल सेना दिवस, नौसेना दिवस, मतलब कुल मिला के यही अपने अपने ही देश भारत के ही बारे में पूछता था। लेकिन अब अंतरराष्ट्रीय लेवल पूछने लगा है। ये 4-5 इंपॉर्टेंट्स थे, आपको बता दिया। और आगे ये केवल एक मॉडल पेपर के रूप में आपको दिखा रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन जीके के लिए इंपॉर्टेंट्स होते हैं। कुछ मत पढ़िए, इतना सिलेक्टेड चीज तो जरूर पढ़िए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। निकट दृष्टि दोष या मायोपिया में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो आपसे एक साधारण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। वैसे भी सामान्य भाषा में आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि निकट दृष्टि दोष या मायोपिया को किस लेंस का प्रयोग करके ठीक किया जाता है। तो सिंपल सी बात है साथियों, इसमें एक भाषा अगर आप हिंदी बैठाएंगे कि निकट दृष्टि दोष, अगर इसमें देखिए निकट दृष्टि दोष में होता क्या है, आपको नजदीक की वस्तु दिखाई देती है फिर भी इसको दोष कहा गया। आपको नजदीक की वस्तु जो है वो दिखाई देती है फिर भी उसको दोष क्यों कहा गया, इसका कारण स्पष्ट रूप से कोई नहीं बता सकता। साइंस की भाषा में इसको दोष क्यों कहा गया है, फिर भी देखिए आप निकट दृष्टि दोष का मतलब अगर आप हिंदी में बैठाएंगे तो ये होगा कि निकट दृष्टि दोष का मतलब निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती, जबकि ये बात गलत है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है। अब दोष क्यों कहा गया, इसके पीछे परेशान मत होइए। निकट दृष्टि दोष या मायोपिया में किस लेंस का प्रयोग करके ठीक किया जाता है? निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है फिर भी इसको निकट दृष्टि दोष कहा गया है। तो इसमें जो है अवतल लेंस का प्रयोग करके ठीक किया जाता है। कौन सा लेंस का प्रयोग करके ठीक है? अवतल लेंस। कौन सा? अवतल लेंस। और एक होता है दूरदृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया। उसमें क्या होता है, दूर की वस्तु दिखाई देती है फिर भी उसको दूरदृष्टि दोष बोला गया है। वो क्यों बोला गया है उसका कोई रीजन नहीं है। हिंदी भाषा में अगर सोचेंगे तो गलत लगेगा, लेकिन उसका क्या मतलब है, उसका क्या रीजन है कि दोष बोला गया है, वो बातें आपको समझने या मेरे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। दूरदृष्टि दोष जो होता है, दूर की वस्तु दिखाई देती है फिर भी उसको दोष बोला गया है। वो साइंस की भाषा है, साइंस उसको क्या मान के लिखी है इसके बारे में मुझे भी जानकारी नहीं है। आप लोग सर्च कीजिएगा, अगर आपको जानकारी होगी तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के हमको भी प्लीज बताइएगा। तो दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तु दिखाई देती है फिर भी उसको दोष कहा गया है। और दूरदृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग करके ठीक किया जा सकता है? तो दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस। दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस। दूरदृष्टि दोष में कौन सा लेंस यूज होता है? उत्तल लेंस। दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है और निकट दृष्टि दोष मायोपिया में अवतल लेंस का यूज किया जाता है। और यही सारी चीजें थी। और एक सामान्य जो नेत्र की, एक स्वस्थ मानव में जो एक सामान्य नेत्र की जो दृष्टि होती है सुस्पष्ट देखने के लिए, वो कितना सेंटीमीटर होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे भी अच्छा क्वेश्चन लाया जाएगा। तो साथियों प्लीज इंडियन ग्रुप के यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।